दूसरा मैकेनिज्म हमारे पास में आता है, वो होता है कि जेजी सेल मैकेनिज्म। जेजी सेल मैकेनिज्म, ठीक है। जेजी सेल मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे, है ना। जेजी सेल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जेजी सेल क्या होती है? जेजी सेल, जिसको अपन सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं पूरा नाम लिख देता हूं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होगी आपके पास में। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है वो उपस्थित होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के दोनों के क्या होती है, जंक्शन पे, है ना। अब ये कैसे होगा वो तो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जेजी सेल क्या करता है आपके पास में, जैसे क्या हुआ, जीएफआर गिर गया, जैसे क्या हुआ बेटा आपके पास में, जीएफआर गिरा, ठीक है। फॉल ऑन जीएफआर मतलब जीएफआर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गई आपके पास में, कम हो गई, निस्यंदन की दर कम हुई। दर कम क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर अगर ब्लड नहीं आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर तो वो कम ही होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोमेरुलर ब्लड का फ्लो है वो भी आपके पास में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि ब्लड का फ्लो यानी कि रुधिर का प्रवाह भी क्या पड़ रहा है, यहाँ पे धीमा पड़ रहा है। फिर तीसरी बात क्या आ जाएगी आपके पास में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई, ब्लड फ्लो कम हो गया। ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो आपको पता है कि जीएफआर कम हो रही है, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी कम होगा। क्या होगा, बीपी भी यहाँ पे क्या होगा, कम रहेगा। क्यों हो रही है ये सब चीजें, क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ है। अब ये लॉस किसी भी कारण से हुआ है, लेकिन आपकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ है। फ्लूइड में आपके पास में ब्लड आता है, ठीक है ना, और बाकी और भी सब्सटेंसेस आते हैं। तो आपकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ तो बीपी गिर गया, बीपी के गिरने से ब्लड का फ्लो गिर गया, ब्लड का फ्लो गिरने से जीएफआर गिर गई, ठीक है ना, सारे गिरे हुए हैं, है ना। तो ये सब, जब ये सब चीजें हो जाती है तो इस समय पे क्या होता है कि इनके जीएफआर गिरने की वजह से क्या होता है, जेजी सेल एक्टिवेट होती है। अब जेजी सेल को मैदान में उतरना पड़ता है तो जेजी सेल क्या होती है, यहाँ पे सक्रिय हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्टिवेट जेजी सेल्स। जेजी सेल्स एक्टिवेट करके क्या करती है, जेजी सेल एक्टिवेट करके रेनिन को रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बेटा, एक हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम है रिलीज रेनिन। किसको रिलीज कर रही है, रेनिन। रेनिन को कहां पे रिलीज कर रही है, ब्लड के अंदर। तो आगे लिख सकते हैं रेनिन को रिलीज कर रही है इन ब्लड, ब्लड के अंदर रिलीज कर रही है। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, द नेक्स्ट फंडा क्या होता है आपके पास में, रेनिन इन ब्लड आ गया आपके पास में। नाउ द नेक्स्ट इज, ये रेनिन क्या करता है, हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंजियोटेनिसिनोजन नाम का क्या होता है, एक आपके पास में केमिकल मिलता है, सब्सटेंस मिलता है, फैक्टर मिलता है, कुछ भी कह दीजिए। एंजियोटेनिसिनोजन असक्रिय होता है। क्या होता है आपके पास में, एंजियोटेनिसिनोजन असक्रिय होता है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं आपके पास में, एंजियोटेनिसिनोजन। एंजियोटेनिसिनोजन जो आपके पास में क्या है, असक्रिय है, इनएक्टिवेट, ठीक है ना। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, ये आपके पास में आ गया असक्रिय। ये एंजियोटेनिसिनोजन सेकंड होता है, वो रेनिन की उपस्थिति में क्या करता है आपके पास में, रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेनिसिनोजन कारक को एंजियोटेनिसिन फर्स्ट और एंजियोटेनिसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, यानी एक्टिव करता है, ठीक है। पहले ये क्या करता है, इसको एंजियोटेनिसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर यही एंजियोटेनिसिन फर्स्ट तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेनिसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेनिसिन होगा यहाँ पे, एंजियोटेनिसिन फर्स्ट और एंजियोटेनिसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है ना। किसने कन्वर्ट किया आपके पास में, ये रेनिन ने कन्वर्ट किया है। और रेनिन खुद कहां से रिलीज हुआ है, जेजी सेल से रिलीज हुआ है। जेजी सेल कब रिलीज करेगी, जब जीएफआर गिरेगा तब रिलीज करेगी। तो एंजियोटेनिसिनोजन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेनिसिन फर्स्ट और एंजियोटेनिसिन सेकंड के अंदर। ये इसकी असक्रिय फॉर्म होती है, ये इसकी सक्रिय फॉर्म होती है, दोनों की दोनों। पहले एंजियोटेनिसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, फिर एंजियोटेनिसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट होता है। ऑलराइट, नाउ लुक एट हियर। अब क्या होगा, ये एंजियोटेनिसिन सेकंड होता है, ये भी क्या होता है, पावरफुल, बहुत ही पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर जो रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ने का काम करता है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है,
ये पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा तो सेम काम दोहरा लेगा। यहाँ पे भी अपने पास में यही था कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर था एडीएच, ये आपके पास में एडीएच वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो क्या करता है, रुधिर दाब को बढ़ाता है, रुधिर के प्रवाह को बढ़ाता है और जिससे जीएफआर बढ़ती है। यहाँ पे भी अपने को ये करना है, रुधिर का प्रवाह गिरा हुआ है, बीपी गिरा हुआ है, जीएफआर गिरा हुआ है, तो ये सब बढ़ाना है अपन को। तो जैसे ही अपन ने क्या किया, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसने अपना करतब दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर देगा सबसे पहले, ये सबसे पहले ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के बाद में क्या कर देगा, ये आपके पास में ग्लोमुलर ब्लड फ्लो को भी क्या कर देगा, ये आपके पास में बढ़ा देगा। और इन दोनों के बढ़ाने से क्या होगा आपको पता है ना, क्या हो जाएगी, जीएफआर क्या हो जाएगी आपके पास में बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास में, जीएफआर बढ़ जाएगी। ये आपको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात को, ये बात आपको दिमाग में यहाँ पे सेट रखनी पड़ेगी। जीएफआर बढ़ गई तो पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर था, एंजियोटेनिसिनोजन सेकंड पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है ये। इसके अलावा एंजियोटेनिसिनोजन सेकंड जो होता है आपके पास में एक और काम करता है, ये क्या करता है आपके पास में, स्टिमुलेट करता है यानी उद्दीपित करता है आपके पास में एड्रेनालिन कॉर्टेक्स को। ठीक है ना, आपको बता दूं जब आप अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ोगे तो अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक परिधीय भाग होता है इसको वल्कुट भाग बोलते हैं और एक केंद्रीय भाग होता है इसको मेड्यूला भाग बोलते हैं। तो जो एंजियोटेनिसिन सेकंड होता है वो एक्चुअल में सक्रिय करता है या उद्दीपित करता है एड्रेनालिन कॉर्टेक्स एरिया को, मतलब कि अधिवृक्क वल्कुटीय भाग को। किसको कर रहा है आपके पास में, ये एक्टिवेट, ये सक्रिय करेगा आपके पास में, ये सक्रिय करता है आपके पास में किसको, अधिवृक्क वल्कुटीय, अधिवृक्क वल्कुटीय भाग को क्या करता है, ये आपके पास में सक्रिय करता है। अधिवृक्क वल्कुटीय भाग, अधिवृक्क ग्रंथि होती है तो ग्रंथि है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्त्रावित तो करेगी। अधिवृक्क वल्कुटीय जो भाग होता है इससे स्त्रावण होता है आपके पास में किसका, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का। किसका होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का क्या होता है आपके पास में, स्त्रावण होता है। ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आपके पास में दो तरह के कार्य कर सकता है। ठीक है, तो पहला कार्य इसका एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का होगा, ये बीपी को बढ़ाता है जिसकी वजह से जीएफआर क्या होती है आपके पास में बढ़ती है। तो पहला कार्य इसका आपके पास में यहाँ पे यही आएगा कि ये इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय द इंक्रीज द जीएफआर। एक तो ये काम हो गया इसका एल्डोस्टेरॉन का। दूसरा कार्य होता है कि ये क्या करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, कि जो अपने पास में दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है उसमें से सोडियम, पोटेशियम और जल का पुनः अवशोषण करवाता है। ठीक है, ताकि वो ज्यादा कम से कम बाहर निकले। तो एल्डोस्टेरॉन के अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन में आपके पास में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है ध्यान रख लीजिएगा, यह सोडियम, पोटेशियम व जल के पुनः अवशोषण में सहायक होता है, में सहायक होता है। किसमें, सोडियम, पोटेशियम व जल के पुनः अवशोषण में सहायक होता है। और ये कहां से करवाएगा, डीसीटी से। कहां से कराएगा, डीसीटी से, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से करवाएगा आपके पास में ये। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से करवाएगा ये। ऑलराइट, तो ये आपके पास में रहेगा। ये किसका मैकेनिज्म था, जेजी सेल का। जेजी सेल के मैकेनिज्म में क्या हुआ, जीएफआर गिरा, ग्लोमुलर का ब्लड फ्लो गिरा, ब्लड फ्लो गिरते क्या हो जाएगा, बीपी गिर जाएगा। बीपी के तीनों के गिरने से क्या होगा, जेजी सेल एक्टिवेट होगी। जेजी सेल क्या रिलीज करेगी, रेनिन को रिलीज करेगी। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेनिसिनोजन सेकंड को एंजियोटेनिसिन फर्स्ट और एंजियोटेनिसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। प्लाज्मा के अंदर होता है सारा काम। ठीक है, एंजियोटेनिसिन सेकंड क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, एड्रेनालिन कॉर्टेक्स एरिया को, मतलब अधिवृक्क वल्कुटीय भाग को। अधिवृक्क वल्कुटीय भाग से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जीएफआर को बढ़ाता है और बीपी को भी बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, स्त्रावण करता है सोडियम, पोटेशियम और जल के पुनः अवशोषण में सहायक होता है। ऑलराइट ना, एंजियोटेनिसिन सेकंड क्या होता है, एक पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर में क्या होता है आपके पास में, इंक्रीज होता है बीपी और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमुलर का ब्लड फ्लो भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों के बढ़ने से क्या होता है आपके पास में, जीएफआर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही हमारा टारगेट था कि जीएफआर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, वो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है।
समझ गए ना मेरी बात को? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2 मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ा दिए। ये वाली मैकेनिज्म भी अपने आप में इंटरेस्टिंग थी, ये वाली मैकेनिज्म अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर से नीट में भी क्वेश्चन आ रखा है बेटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में भी काउंट होता है। अब तीसरा मैकेनिज्म अपने पास में कौन सा होता है? हार्ट का मैकेनिज्म होता है, यानी हृदय का मैकेनिज्म होता है। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हृदय का मैकेनिज्म है वो इन दोनों के विपरीत में काम कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि यहाँ पे GFR गिर रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी गिर रहा है। समझो मेरी बात को? तो ये तीनों आपके पास में गिर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि जब मान लो GFR गिर गया या ब्लड का फ्लो गिर गया, BP गिर गया, तो ये वापस जब नॉर्मल होते हैं, तो नॉर्मल मतलब पहले कम थे, अब जब नॉर्मल हो रहा है BP, तो इसका मतलब BP बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है मतलब नॉर्मल की तरफ जा रहा है। तो जब नॉर्मल की तरफ जाता है तो इसको एक फीडबैक देना जरूरी होता है। किनको? उन दोनों मैकेनिज्म को, एक तो एंजियोटेनिसिन वाली को और एक हाइपोथैलेमस वाली को, दोनों को वापस फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है ना। फीडबैक देने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा GFR हम बढ़ा दें या जरूरत से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं BP को क्या करते हैं बढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इस चीज को रोकना भी पड़ता है कि जेजी सेल तू रुक जा, रेनिन मत रिलीज कर, ये वाला काम भी हमको करवाना पड़ता है। तो इसके लिए काम कौन करता है? हृदय करता है। तो जब हृदय को लगता है कि मेरे जो आलिंद है उसके अंदर रुधिर का प्रवाह जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो उस समय पे वो एक कारक को रिलीज करता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि यहाँ पे अपन बात करेंगे, यदि आलिंद में रुधिर का प्रवाह क्या हो जाएगा आपके पास में? यदि आलिंद में रुधिर का प्रवाह आवश्यकता से अधिक हो जाए, क्या हो जाए? आवश्यकता से अधिक होने लग जाए तो क्या होगा आपके पास में? आवश्यकता से अधिक होने लग जाए तो हृदय से एक कारक, इसका नाम क्या होता है? ANF। ये क्या होता है? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर मतलब कारक स्त्रावित होता है। क्या होता है? स्त्रावित होता है। ठीक है, क्या होता है? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर स्त्रावित होता है। ये जो ANF वाला फैक्टर है आपके पास में, ये ANF वाला फैक्टर जो होता है आपके पास में, ये वैसो डायलेट करता है, वेसल्स को फैलाने का काम करता है। जब वेसल को संकरा करते हैं तो उसमें BP बढ़ता है, जब वेसल को फैलाएंगे तो BP गिरेगा। जब BP बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है, यानी रुधिर का प्रवाह भी बढ़ता है। रुधिर का प्रवाह बढ़ता है तो निस्यंदन की दर भी बढ़ती है। तो जब वेसल डायलेट हो जाएगी तो BP कम हो जाएगा। BP के कम होने से क्या हो जाएगा? रुधिर का प्रवाह भी कम हो जाएगा। रुधिर के प्रवाह कम होने से क्या हो जाएगा आपके पास में? रुधिर का ब्लड प्रेशर भी आपका रुधिर का निस्यंदन दर भी क्या हो जाएगा आपके पास में? कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ANF क्या होता है आपके पास में? ANF आपके पास में एक वैसोडाइलेटर है। क्या आपके पास में? वैसोडाइलेटर है, मतलब कि रुधिर वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है। जब वेसल्स डायलेट होती है, यानी कि रुधिर, लिख देता हूं हिंदी में भी, रुधिर वाहिनियों का फैलना। ठीक है, ये आपके पास में रहेगा। तो जैसे ही आपके पास में क्या होता है, रुधिर वाहिनियां फैल जाती है, तो फैलने के बाद में क्या हो जाएगा आपको पता है ना? क्या होगा? रुधिर दाब क्या हो जाएगा आपके पास में? कम हो जाएगा। ठीक है, उन वाली मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते थे? अल्टीमेटली रुधिर के दाब को बढ़ा रहे हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इस मैकेनिज्म में क्या करेंगे हम लोग? अल्टीमेटली कि रुधिर के दाब को हमको क्या करना है? यहाँ पे कम करना है। ठीक है, कम क्यों करना है? क्योंकि वो ज्यादा नहीं कर दे। ये वाला भाई, ये जेजी वाला अपना काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये भावुक होकर के ज्यादा नहीं कर दे। ज्यादा कर देंगे तो BP बढ़ जाएगा, BP बढ़ते मरने लग जाएंगे ना। ठीक है ना, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, तो रुधिर के दाब को कम कर देगा। रुधिर के दाब कम करना, उसके बाद में क्या हो जाएगा? रुधिर का जो प्रवाह होता है, रुधिर प्रवाह, इसको भी क्या कर देता है? ये आपके पास में कम कर देता है, जिसकी बदौलत क्या होता है आपके पास में? GFR भी क्या हो जाती है आपके पास में? कम हो जाती है। कुल मिलाकर के वो पहले जेजी सेल काम करती है, जब ब्लड का लॉस होता है तब जेजी सेल अपना काम करना बंद कर दे, इसलिए हृदय क्या करता है? ANF रिलीज करता है। भाई उसको समझाता है कि भाई तेरा काम खत्म हो गया, तूने बिल्कुल वापस नॉर्मल ला के छोड़ दिया है, अब तू इस नॉर्मल से और ज्यादा मत बढ़ा इसको,
इस वजह से ANF को रिलीज होना पड़ता है और ये ANF रिलीज होकर क्या करता है, उसको नॉर्मल पे लेकर के आता है, मतलब नॉर्मल पे ही रखता है, ज्यादा उसको बढ़ने नहीं देता है। तो कुल मिला के ऐसी बात कही जा सकती है कि ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी कि ANF का मैकेनिज्म जो आपके पास में आ रहा है कि ANF एंजियोटेनिसिन मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि मैकेनिज्म को फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब हो गया वापस बताता है कि भाई तूने तेरा काम कर दिया, सही है, फीडबैक प्रदान करता है। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, समझो ना मेरी बात को, क्या करता है ये, फीडबैक प्रोवाइड करता है, फीडबैक प्रदान करता है इसके अंदर। तो हृदय के अंदर का मैकेनिज्म एंजियोटेनिसिन का फीडबैक होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है नीट के अंदर कि रेनिन एंजियोटेनिसिन का फीडबैक कौन है। तो रेनिन एंजियोटेनिसिन का फीडबैक कौन है आपके पास में, ANF है। और ANF कहां से निकल रहा है, आलिंद से निकल रहा है, हृदय के आलिंद से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, ताकि क्या हो सके वहां पे कि वेसल्स का डायलेशन हो सके, जो वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है उसको वापस नॉर्मल करने के लिए। यहाँ पे बढ़ाना करना ये सब नॉर्मल पे होता है कि गिर गया बराबर आ गया, नॉर्मल करने के लिए ये चीज रिलीज होती है। तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, मिल बांट करके काम करते हैं। जैसे उसका काम खत्म, इसका काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसने भी नॉर्मल पे लाके छोड़ दिया, सब शांत हो जाएंगे, एकदम से बैठ जाएंगे। तो इसमें अपन लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया, यहाँ पे अपने पास में 3 मैकेनिज्म थी। हाइपोथैलेमस की मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि जैसे ही रुधिर का आयतन बढ़ा या कम हुआ, देह द्रव्य का आयतन कम हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देंगे। हाइपोथैलेमस ADH का स्त्रावण करेगा। ADH क्या करेगा, डायूरेसिस को बचाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मूत्र में जल की कमी होगी, यानी मूत्र में जल का ह्रास होगा, मूत्र के साथ जल का ह्रास होगा, वो कम से कम होगा। उसके अलावा ADH का कार्य एक और होता है कि ये वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। वेजोकंस्ट्रिक्टर होने की वजह से ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड के प्रवाह को बढ़ाता है और GFR को भी ये बढ़ाने का कार्य करता है। देह द्रव्य का आयतन होता है आपके पास में, वो क्या होता है आपके पास में, बढ़ जाता है। तो क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं और ADH का स्त्रावण रुक जाता है, जिसकी वजह से डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाता है। कुल मिला के फीडबैक मिल जाता है। जेजी सेल के बारे में हम अभी भी बात कर चुके हैं। GFR का गिरना, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का गिरना और ब्लड प्रेशर का गिरना, जेजी सेल एक्टिवेट होगी, जेजी सेल रिलीज करेगी रेनिन को, रेनिन एंजियोटेनिसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेनिसिन फर्स्ट में, देन एंजियोटेनिसिन सेकंड में। एंजियोटेनिसिन सेकंड वेजोकंस्ट्रिक्टर है, वेजोकंस्ट्रिक्टर होने की वजह से क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के बाद में क्या करेगा आपके पास में, यहाँ पे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ाने के बाद में क्या हो जाएगा, GFR भी बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में क्या होता है कि ये एक तरीके से क्या होता है, एड्रेनलिन कॉर्टेक्स को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होने की वजह से क्या होता है, GFR बढ़ता है और BP भी बढ़ता है। सोडियम, पोटेशियम और जल के पुनः अवशोषण में भी ये सहायक होता है, जो DCT भाग से होता है। और इन सब का जो अपोजिट चलता है अपने पास में क्या होता है, हार्ट का मैकेनिज्म चलता है। किसका चलता है, हार्ट का मैकेनिज्म। यदि आलिंद में रुधिर का प्रवाह आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ANF रिलीज होता है, जो कि वैसोडायलेटर होता है। कुल मिला के यहाँ तक अपन लोगों ने किडनी अपने कार्य को किस तरीके से, किडनी के कार्य किस प्रकार से रेगुलेट होते हैं, नियमित होते हैं, उनके बारे में जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में मैं आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि डिजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। और डिजीज किस प्रकार रहती है, कौन कौन सी रहती है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने जाएंगे। राइट, तो इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।